हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि आखिर मैटर है क्या, मैटर किससे मिलकर बना होता है, मैटर का कंपोजिशन क्या है, मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हमारे फिलोसफर मैटर के बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर मैटर है क्या। मैटर, we see a variety of substance all around us। हम लोग अपने चारों ओर बहुत से सबस्टांस को देखते हैं। having mass, density, volume and has tendency to occupy the space that is called matter, जिसे हम मैटर का नाम देते हैं। यानी वो सभी सबस्टांस जिसके पास मास होता है, डेंसिटी होता है, वॉल्यूम होता है एंड हैज टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई द स्पेस दैट इज कॉल्ड मैटर, इसे हम मैटर का नाम देते हैं। ठीक है, तो आखिर अगर आपसे पूछा जाए कि मैटर को रिकॉग्नाइज हम कैसे करेंगे, तो मैटर को आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मैटर को रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि उस सबस्टांस के पास मास है या नहीं। सबसे पहले मास को चेक करेंगे, फिर अगर डेंसिटी है, वॉल्यूम है, इसके अलावा अगर उस सबस्टांस को हम टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, और उस सबस्टांस के स्मेल को अगर हम फील करते हो, तो वो सबस्टांस क्या होगा? मैटर। ठीक है, यानी मैटर को रिकॉग्नाइज करने का तरीका, वो सभी सबस्टांस जिसके पास मास है, सबसे पहला तरीका। दूसरा क्या कह रहा है? डेंसिटी, वॉल्यूम। अगर उस सबस्टांस को अगर हम टच करते हो तो वो सबस्टांस मैटर होगा। जिस सबस्टांस को हम टच कर सकते हो वो सबस्टांस क्या होगा? मैटर होगा। जिस सबस्टांस को हम फील कर सकते हो वो सबस्टांस क्या होगा? मैटर होगा। जिस सबस्टांस के स्मेल को हम फील करते हो वो सबस्टांस मैटर होगा। ठीक है, यानी वो सभी सबस्टांस जिसके पास मास होगा वो मैटर होगा, जिसके पास डेंसिटी होगा वो मैटर होगा, जिसके पास वॉल्यूम होगा वो मैटर होगा, जिसको हम टच कर सकते हो वो मैटर होगा, जिसे हम फील कर सकते हो वो मैटर होगा, जिसके स्मेल को हम फील करते हो वो मैटर होगा। ठीक है, यानी ये सभी सबस्टांस मैटर होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अगर जहां बात करते हो मास का, तो अगर कहा जा रहा है मास किसके पास होगा, ये दिया हुआ है पेन है, बुक है, टेबल है, इन सब के पास क्या होता है? मास होता है। इसका मतलब क्या है कि ये सभी सबस्टांस मैटर होगा। ठीक है, डेंसिटी, अगर दिया हुआ है स्टोन है, ब्रिक है, टेबल है, इन सभी सबस्टांस के पास, मार्कर है, इन सभी सबस्टांस के पास क्या होता है? डेंसिटी होता है, मास होता है, दोनों होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि ये सभी सबस्टांस भी मैटर हो। थर्ड हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम का। अगर हम कोई गिलास लेते हैं, उस गिलास में अगर 1 लीटर वाटर मौजूद है, 1 लीटर वाटर मौजूद है, यानी इसका मतलब है कि उस गिलास का कैपेसिटी जो है वो क्या है? 1 लीटर का है। ठीक है, यानी 1 लीटर का है, यानी इसका मतलब है कि वो वाटर जो है, वाटर के 1 लीटर को वो क्या करता है? फिल कर लेता है। ठीक है, यानी इसका मतलब वाटर क्या होगा? वो भी मैटर होगा। ग्लास होगा, वो क्या होगा? मैटर होगा। उस ग्लास में स्पेस कितना है? तो 1 लीटर का। कैपेसिटी कितना है? 1 लीटर का। यानी इसका मतलब क्या है कि वो ग्लास और वो वाटर दोनों क्या होगा? मैटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं टच करने का। ठीक है, जिस सबस्टांस को भी हम टच करते हैं, बोर्ड है, इन सभी सबस्टांस को हम टच कर सकते हैं, वो सबस्टांस क्या होगा? मैटर। नेक्स्ट कह रहा है फील करते हैं। फीलिंग का मतलब क्या हो रहा है? या फीलिंग का मतलब जैसे हमें एयर है ना, एयर कांट बी सीन, उसको देखा नहीं जा सकता बट कैन बी फील, लेकिन उसको हम फील कर सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ मैटर। ये मैटर का ही एग्जाम्पल है, यानी एयर जो है वो क्या है? मैटर। स्मेल आइए, जैसे कह रहा है कि स्मेल ऑफ परफ्यूम, इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ मैटर।
कितना लोग कहते हैं क्या कि स्मेल जो है मैटर नहीं है, लेकिन अगर स्मेल ऑफ परफ्यूम अगर कहा जाए तो ये क्या होगा, मैटर होगा। क्यों मैटर होगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि परफ्यूम जो होता है वो कुछ सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, कुछ केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। और जब उस केमिकल सब्सटेंस जिससे मिलकर परफ्यूम बना हुआ है, जब वो केमिकल सब्सटेंस हम तक पहुंचता है एंड देन वी फील द स्मेल ऑफ परफ्यूम के स्मेल को हम फील कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि निश्चित रूप से परफ्यूम जिस चीज से मिलकर बना हुआ है उसका पार्टिकल हम तक पहुंच रहा होगा, ठीक है। और अगर उसका पार्टिकल हम तक पहुंच रहा है यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि वो परफ्यूम जो है कुछ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, हेंस वी कैन से इट इज द एग्जांपल ऑफ मैटर, ठीक है। इसलिए अगर कहा जा रहा है यहाँ पर कि वो सभी सब्सटेंस जिसके पास कुछ मास हो, डेंसिटी हो, वॉल्यूम हो, जिसको हम टच कर सकते हो, जिसको फील कर सकते हो, जिसके पास स्मेल हो, वो सभी सब्सटेंस क्या होगा, मैटर का एग्जांपल, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप मैटर के बारे में समझ चुके होंगे कि आखिर मैटर है क्या, ठीक है। लेकिन चलिए कुछ और चीज जानते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मास का कि मैटर वो सब्सटेंस है जिसके पास मास मौजूद होता है। अब देखिए मास किसके पास मौजूद होगा, मास मौजूद होने का मतलब है, चूंकि कह रहे हैं कि इसके पास क्या होगा, मास मौजूद है, इसका कुछ मास है 20 ग्राम। मास कहने का मतलब है कि निश्चित रूप से ये सब्सटेंस पार्टिकल से मिलकर बना होगा। जिस सब्सटेंस के पास मास है इसका मतलब होता है कि वो सब्सटेंस पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जो भी सब्सटेंस पार्टिकल से मिलकर बना हुआ रहता है उसके पास मास निश्चित रूप से मौजूद होता है। तो जब कहा जा रहा है यहाँ पर कि मैटर वैसा सब्सटेंस है हैविंग मास, जिसके पास मास होता है, इट इंडिकेट दैट इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये इंडिकेट करता है कि वो मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। देखिए तो जब कहा जा रहा है यहाँ पर कि मैटर हैविंग मास, मैटर का मतलब है कि वैसा सब्सटेंस जिसके पास मास है, और मास होने का मतलब है कि इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और जब ये पार्टिकल से मिलकर बना होता है तो जितना भी मैटर है जिसके पास मास होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और जब पार्टिकल से मिलकर बना होगा तो वो निश्चित रूप से पार्टिकुलेट नेचर को शो करेगा, यानी इन एब्रीविएट हम कह सकते हैं कि मैटर वो सब्सटेंस है जो पार्टिकुलेट नेचर को शो करता हो। तो जो भी सब्सटेंस पार्टिकुलेट नेचर को शो करता होगा वो सब्सटेंस मैटर कहना है, ठीक है। तो मैटर का डिफिनेशन केवल एक वर्ड में हम कह सकते हैं यहाँ पर कि दो सब्सटेंस विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। जो पार्टिकल के प्रॉपर्टी को शो करता होगा, जो पार्टिकुलेट नेचर को शो करता होगा, दैट इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। उसे हम मैटर का नाम देते हैं। तो मैटर का डिफिनेशन क्या होगा, सबसे पहले we see a variety of substance all around us having mass, density, volume and has tendency to occupy the space that is called matter and this shows particulate nature, और जो particulate nature को show करता होगा that is called matter, इसे हम मैटर का नाम देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो जब कह रहे हैं यहाँ पर कि मैटर के पास मास होगा, और अगर मैटर के पास मास होगा तो निश्चित रूप से ये पार्टिकुलेट नेचर को शो करेगा। और पार्टिकुलेट नेचर को शो करने का मतलब है, पार्टिकुलेट नेचर का मतलब होता है कि इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। सो वी कैन से मैटर इज मेड अप ऑफ सो मेनी टीनी पार्टिकल्स, यानी मैटर बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि मैटर के पास मास है, और मास उसी के पास हो सकता है जो पार्टिकुलेट नेचर को शो करता हो। अब पार्टिकुलेट नेचर का मतलब है कि वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होगा, ठीक है। हेंस वी कैन से मैटर इज मेड अप ऑफ सो मेनी टीनी पार्टिकल्स, ये बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो जब मैटर
जब मैटर पार्टिकुलेट नेचर को शो करेगा, पार्टिकुलेट नेचर को शो करेगा, और पार्टिकुलेट नेचर को शो करने का मतलब है कि निश्चित रूप से ये बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। यानी मैटर इज मेड अप ऑफ सो मेनी टीनी पार्टिकल्स, बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। ठीक है, इसी छोटे पार्टिकल को हमारे ग्रेट फिलोसफर, ग्रेट इंडियन फिलोसफर महर्षि कनाद, ठीक है। यानी जब कह रहा है यहाँ पर कि मैटर पार्टिकुलेट नेचर को शो करता है, पार्टिकुलेट नेचर को शो करने का मतलब ये पार्टिकल से मिलकर बनता है, तो जो जितने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, मैटर जिस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उसी छोटे पार्टिकल को हमारे ग्रेट इंडियन फिलोसफर महर्षि कनाद जी ने परमाणु का नाम दिया। इसे परमाणु का नाम दिया। ठीक है, कब दिया? 600 बीसी में, है ना, 600 बीसी में महर्षि कनाद ने इन छोटे छोटे पार्टिकल को परमाणु का नाम दिया, है ना। लेकिन बाद में इसी परमाणु को एक ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस, ठीक है, एक ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस ने इसी परमाणु को एटम का नाम दिया। ठीक है, यानी मैटर जो बना हुआ है वो बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और इसी छोटे पार्टिकल को हमारे इंडियन फिलोसफर महर्षि कनाद जी ने परमाणु का नाम दिया। ठीक है, और इसी परमाणु को बाद में 400 बीसी में एक ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस ने एटम का नाम दिया। ठीक है, ये जो एटम है एक ग्रीक वर्ड एटोमस से लिया गया है। यानी एटम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड एटोमस, जिसका मतलब होता है नो कट और अनकट। और नो कट और अनकट का मतलब क्या हो गया? विच कांट बी डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स, जिसे 2 या अधिक पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। यानी वो सबस्टेंस विच कांट बी डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स वाज कॉल्ड एटम, एंड एटम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड एटोमस दैट मींस नो कट और अनकट, जिसका मतलब होता है नो कट और अनकट। यानी इसका मतलब है कि कोई भी जो मैटर होता है वो बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अगर ये मैटर है, अगर इसको छोटे छोटे पार्टिकल में, अगर छोटे छोटे पीस में अगर तोड़ दिया जाए, ठीक है, तो अगर इसको अगर तोड़ दिया जाए, है ना, अगर इसको हम तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो एक पोजीशन ऐसा आएगा कि अब इसके पीस को हम और ज्यादा पीस में तोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, यानी इसके सबसे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं? परमाणु का नाम देते हैं। ठीक है, और उसी परमाणु को डेमोक्रिटस ने एटम का नाम दिया। क्यों? क्योंकि एटम जो है एक ग्रीक वर्ड एटोमस से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है अनकट और नो कट, दैट मींस विच कांट बी डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। अब एक बात सोचिए कि डिवाइड कौन नहीं हो सकता? जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा। तो अभी मैंने बताया कि अगर इस सबस्टेंस को अगर हम इसको तोड़ दें, अगर इसको तोड़ते जाए तो एक पोजीशन ऐसा आएगा कि अब हम उस सबस्टेंस को, उस पार्टिकल को तोड़ नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि वो पार्टिकल अब सबसे छोटा पार्टिकल है। तो जो पार्टिकल सबसे छोटा होता है उसी पार्टिकल को परमाणु का नाम दिया गया या एटम का नाम दिया गया। ठीक है, hence we can say matter is made up of so many tiny particles। वो बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। ठीक है, चलिए, है ना। तो यानी एक चीज याद रखना है यहाँ पर कि हमारे एंशिएंट फिलोसफर महर्षि कनाद जी ने कहा कि जो मैटर जिस छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है उस पार्टिकल को परमाणु का नाम दिया जाता है। इसी परमाणु का नाम ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस ने एटम कहा, और एटम जो है एक वर्ड
एटोमॉस से लिया गया है, इसका मतलब होता है नो कट और अनकट, दैट मींस दिस कांट बी डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट्स। ठीक है ना? ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, एटम से रिलेटेड जो मॉडर्न व्यू दिया गया वो जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया, यानी मॉडर्न व्यू ऑफ एटम वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1803। ठीक है, महर्षि कनाद के द्वारा परमाणु का नाम कब दिया गया? 600 बीसी में। एटम का नाम डेमोक्रिटस के द्वारा कब दिया गया? 400 बीसी में। और 1803 में एटम से रिलेटेड एक नया थ्योरी दिया गया जॉन डाल्टन के द्वारा, जिसे हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का नाम देते हैं। ठीक है, चल अब देखिए अब ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा इसके और गहराई में चलते हैं कि आखिर मैटर है क्या। हाँ, जब महर्षि कनाद जी ने मैटर के पार्टिकल का स्टडी किया तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, जो देखिए, मैटर, व्हेन महर्षि कनाद स्टडीड द नेचर ऑफ मैटर देन ही ऑब्जर्व, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो मैटर होता है ये क्या हो सकता है? ये हॉट हो सकता है। उन्होंने ऑब्जर्व किया, जब महर्षि कनाद ने मैटर के नेचर का स्टडी किया तब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मैटर जो है हॉट हो सकता है, मैटर जो है वो कोल्ड हो सकता है, मैटर में स्पेस हो सकता है, मैटर में स्पेस हो सकता है, मैटर को हम टच कर सकते हैं, मैटर में क्या है, रिजिडिटी हो सकता है, मैटर में रिजिडिटी हो सकता है। ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पर कि जब उन्होंने मैटर के नेचर का स्टडी किया तो उन्होंने क्या क्या पाया कि मैटर हॉट हो सकता है, मैटर कोल्ड हो सकता है, मैटर में स्पेस हो सकता है, मैटर को हम टच कर सकते हैं, मैटर में रिजिडिटी होता है। ठीक है, यानी इन सब चीज के बारे में उन्होंने स्टडी किया। अब ये स्टडी क्या इंडिकेट करता है, जो देखिए, अब एक बात बताइए, अगर मैटर में हॉटनेस है, हॉटनेस होने का मतलब है कि निश्चित रूप से यहाँ पर टेम्परेचर मौजूद होगा। ठीक है, निश्चित रूप से ये जो मैटर है अगर हॉट है तो मतलब टेम्परेचर को कहीं से ऑब्जर्व किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा। ठीक है, तो जब ये मैटर जो है अगर हॉट है, ये टेम्परेचर को एब्जॉर्ब किया होगा, और टेम्परेचर एब्जॉर्ब होगा कहाँ से? निश्चित रूप से यहाँ पर टेम्परेचर इज जस्ट रिलेटेड टू फायर, क्योंकि फायर भी क्या होता है, वो हॉट होगा। ठीक, तो अगर यहाँ पर मैटर अगर हॉट है, मैटर के नेचर को स्टडी करने पर उन्होंने क्या पाया कि मैटर क्या होता है, हॉट हो सकता है। और जब मैटर हॉट होगा तो वो निश्चित रूप से किससे रिलेटेड होगा? टेम्परेचर से रिलेटेड होगा या फिर फायर से रिलेटेड होगा, क्योंकि फायर क्या होता है, हॉट होता है। ठीक, सेकेंड आइए यहाँ पर कि अगर मैटर कोल्ड हो, इट इज जस्ट रिलेटेड टू द वाटर, ये किससे रिलेटेड होता है? वाटर से। ठीक है, अगर मैटर कोल्ड है तो कोल्ड इज जस्ट रिलेटेड टू द मैटर। ठीक, अगर कराएंगे मैटर के पास स्पेस है, ये किसको इंडिकेट करता है? स्काई, बिकॉज स्काई हैज स्पेस, क्योंकि स्काई के पास बहुत ज़्यादा स्पेस मौजूद है। ठीक, अगर मैटर को हम टच कर सकते हैं तो टच इज जस्ट रिलेटेड टू एयर, किससे रिलेटेड है? एयर से। और मैटर अगर रिजिड होता है, हार्ड होता है, टफ होता है, मैटर अगर रिजिड होता है, हार्ड होता है, टफ होता है, तो ये इंडिकेट कर क्या किसको करता है? इट इज जस्ट रिलेटेड टू अर्थ, ये अर्थ से रिलेटेड होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो मैटर है वो बना हुआ किससे है? तो देखिए यहाँ पर हॉट से, कोल्ड से, स्पेस से, टच से, रिजिडिटी से, यानी ये सब चीज मैटर में मौजूद होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैटर में मौजूद होता है, और इसकी मौजूदगी किसके कारण है? फायर के कारण है, वाटर के कारण है,
स्काई के कारण है, एयर के कारण है और अर्थ के कारण। यानी इसका मतलब है कि कोई भी मैटर जो बना होता है, कोई भी मैटर जो बना होता है वो किससे बना होता है? फायर से बना होता है, वाटर से बना होता है, स्काई से बना होता है, एयर से बना होता है और अर्थ से बना होता है। ठीक है, इसी फायर के कारण मैटर हॉट हो सकता है। मैटर अगर कोल्ड से बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है, इसी कारण ये कोल्ड हो सकता है। मैटर अगर स्काई से मिलकर बना हुआ है तो इसके पास स्पेस होगा। मैटर अगर एयर से बना हुआ है तो इसके पास टच होगा, फील होगा। और अगर मैटर अर्थ से बना होगा तो इसके पास रिजिडिटी होगा। यानी ये अर्थ से रिजिडिटी लेता है, एयर से टच लेता है, स्काई से स्पेस, वाटर से कोल्डनेस और फायर से हॉटनेस लेता है। ठीक है, इसी कारण महर्षि कणाद जी ने कहा कि मैटर जो बना होता है ये 5 तत्व से बना होता है, 5 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। और ये 5 एलिमेंट कौन कौन है? फायर है, वाटर है, स्काई है, एयर है, अर्थ है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आया होगा कि आखिर हमारे महर्षि कणाद जी ने आखिर क्यों कहा कि मैटर, कोई भी मैटर जो है इन 5 चीज से मिलकर बना होता है, ये 5 एलिमेंट से मिलकर बनता है। इस 5 एलिमेंट को उन्होंने तत्व का नाम दिया। ठीक है, तो 5 तत्व कौन कौन है? फायर है, वाटर है, स्काई है, एयर है और अर्थ है। इसी को हिंदी में क्या कहा गया? अर्थ। अर्थ का मतलब, अर्थ को कहा जाता है क्षितिज। एयर का मतलब क्या हो गया? समीर। स्काई का मतलब है ना, स्काई का मतलब है आकाश, गगन। वाटर का मतलब क्या हो गया? जल। फायर का मतलब हो गया आग। ठीक है ना। यानी इसी कारण उन्होंने कहा कि कोई भी चीज जो होता है, मैटर जो होता है वो 5 तत्व से मिलकर बना होता है। क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर। पावक का मतलब आग। ठीक है, यानी उन्होंने क्या कहा कि कोई भी मैटर जो होता है वो क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आपने एक स्लोगन सुना होगा, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व रचित अति अधम शरीर। अब इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो बॉडी जो बना हुआ है, हमारा जो शरीर बना हुआ है, वो भी इसी 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है। और ये 5 तत्व क्या इंडिकेट कर रहा है? तो हॉटनेस को इंडिकेट करता है, कोल्डनेस को इंडिकेट करता है, टचमेंट को इंडिकेट करता है, हमारे टफनेस को इंडिकेट करता है, रिजिडिटी को इंडिकेट करता है, स्पेस को इंडिकेट करता है, इन सबको इंडिकेट करता है। ठीक है, तो आज आपको ये समझ में आया होगा कि आखिर इस श्लोक का मतलब क्या होता है कि क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व रचित अति अधम शरीर। इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, तो मैटर, इसलिए हमारे महर्षि कणाद जी ने कहा कि हम कोई भी मैटर जो होता है इन 5 तत्व से मिलकर बना होता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कंपोजिशन ऑफ मैटर, तो हम कह सकते हैं दिस 5 आर द कंपोजिशन ऑफ मैटर। इसी 5 तत्व से मिलकर हमारा मैटर बना हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको आज ये समझ में आया होगा कि आखिर मैटर किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, मैटर का कंपोजिशन क्या होता है, आखिर इसे क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर से मिलकर बना हुआ क्यों कहा जाता है। आज आपको समझ में आया होगा कि आखिर इस श्लोक का अर्थ क्या था। आज आपको निश्चित रूप से इस श्लोक का अर्थ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ, थैंक यू।